नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। देखिए एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एचबीटेट जून 2025 के लिए जीके का पार्ट 12 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 12 का जो पहला क्वेश्चन है कि सत्य शोधक समाज किसने बनाया। अगर बात की जाए सत्य शोधक समाज की, तो इस समाज की जो स्थापना है वो ज्योतिबा फुले के द्वारा की गई। ऑप्शन ए यहाँ से बिल्कुल सही होगा। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछता है कि ज्योतिबा फुले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना कब की। तो इसने सत्य शोधक समाज की जो स्थापना है वो 1873 में 1873 में की थी। अगर ज्योतिबा फुले की बात की जाए 1873 में, तो इन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की। लेकिन इसके अलावा क्वेश्चन पूछा जाता है इन्होंने 1854 में क्या किया। तो 1854 में ज्योतिबा फुले के द्वारा विधवाओं के लिए आश्रय स्थल, ये बात भी आपने याद रखना है कि विधवाओं के लिए आश्रय स्थल इनके द्वारा 1854 में खोले गए। अगर मैं इनकी पत्नी के नाम की बात करता हूँ तो इनकी पत्नी का नाम सावित्रीबाई फुले था और इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी। तो ये पुस्तक जो है जिसका नाम था गुलामगिरी। ये भी पूछा गया है कि जो गुलामगिरी पुस्तक है वो किसने लिखी। तो गुलामगिरी पुस्तक जो है वो ज्योतिबा फुले के द्वारा लिखी गई थी। स्त्रियों के लिए इनके द्वारा 1848 में पहला विद्यालय खोला जाता है। ये भी आपने याद रखना है कि भारत में स्त्रियों के लिए पहला विद्यालय जो है ज्योतिबा फुले ने कब खोला। तो याद रखना ये 1848 में खोला गया था। अगर आप भी अपना एचपीटेट जून 2025 क्लियर करना चाहते हो, क्योंकि लास्ट टाइम नवंबर का जो हमारा रिजल्ट था उसमें 289 स्टूडेंट ने जो है वो टेट रिजल्ट को क्वालिफाई किया। अगर आप भी इसी तरह जो है आने वाले टेट एग्जाम जो जून में होना है उसको क्वालिफाई करना चाहते हैं तो हमारे बैच से जुड़िए। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर 7876145409। हमारी जो फीस है वो मात्र 499 रुपये है। लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेज, दोनों मोड में क्लासेज रहने वाली है। लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेज हमारे यहाँ पर रहने वाली है। और साथ में हम आपको हैंड रिटन नोट्स, ये हैंड रिटन नोट्स हाथ से बने हुए नोट्स जो हमने खुद अपने हाथ से बनाए हैं, जिन नोट्स को पढ़कर हज़ारों स्टूडेंट ने जो अपने टेट क्लियर कर लिए। तो आप जल्दी से जल्दी हमारे बैचेस से जुड़िए, जहाँ पर जो लाइव क्लासें होगी वो रिकॉर्ड भी हो जाएगी। अलग सब्जेक्ट की अलग अलग टीचर हमारे पास यहाँ पर रखे गए हैं, तो आप जल्दी से हमारे बैच से जुड़ सकते हैं। अब बात हो रही थी यहाँ पर ज्योतिबा फुले की। ज्योतिबा फुले के बारे में तो अब इतना ही पढ़ेंगे, लेकिन ऑप्शन में ईश्वर चंद्र विद्यासागर भी दिया है। अगर ईश्वर चंद्र विद्यासागर की बात करें तो इनके द्वारा विधवा पुनर्विवाह आंदोलन चलाया गया था। क्या चलाया गया था? विधवा पुनर्विवाह आंदोलन। और 1856 में अंग्रेजी गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग के द्वारा विधवा पुनर्विवाह एक्ट भी जो है वो पारित कर दिया गया था। लेकिन इसके लिए जो सबसे ज़्यादा जो कार्य किया था वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किया था। देखो एक्ट तो भाई अंग्रेजों ने ही पारित किया था। और याद रखना है कि 1856 में किसने? गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। कौन थे उस समय गवर्नर जनरल? लॉर्ड कैनिंग साहब थे। लॉर्ड कैनिंग ने क्या किया था? 1856 में विधवा पुनर्विवाह जो एक्ट है उसको पारित कर दिया गया था। और इसके लिए जो कार्य किया था वो क्या था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा 1856 में ही कोलकाता में पहली विधवा शादी करवाई गई थी। तो भारत में पहली विधवा शादी जो है वो 7 दिसंबर 1856 को हुई थी। इस बात को आपने याद रखना। कहाँ पर हुई थी? कोलकाता में हुई थी। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। और अगर मैं बात करता हूँ महादेव गोविंद रनाडे, महादेव गोविंद रनाडे ने भी इनकी बहुत ज़्यादा हेल्प की थी ईश्वर चंद्र विद्यासागर की विधवा पुनर्विवाह में। उसी प्रकार ऑप्शन सी यहाँ पर राजा राम मोहन राय दिया है। राजा राम मोहन राय के द्वारा बहुत सारे समाज की स्थापना की गई थी, जैसे कि 1828 में इनके द्वारा ब्रह्मा समाज की, किसकी? ब्रह्मा समाज की स्थापना की गई थी। 1815 में इनके द्वारा आत्मीय सभा, किसकी? आत्मीय सभा की स्थापना की गई थी। और 1825 में इनके द्वारा जो है वो वेदांत कॉलेज की स्थापना की गई थी। एक आपने याद रखना है कि 1828 में तो इनके द्वारा किसकी? ब्रह्मा समाज की। 1815 में की थी आत्मीय सभा की। और 1825 में की गई थी वेदांत कॉलेज की। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा? ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा की गई थी। उसी प्रकार आपका आर्य समाज, आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। ये क्वेश्चन बहुत बार टेट परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, आपको याद रखने हैं। और प्रार्थना समाज की जो स्थापना है वो 1867 में आत्माराम पांडुरंग और एमजी रनाडे, याद रखते हैं भाई, आत्माराम पांडुकर और एमजी रनाडे के द्वारा 1867 में 1867 में प्रार्थना समाज की खोज की गई थी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और ये सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सत्य शोधक समाज हमने पढ़ा और उसके बारे में हमने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर देखी। और अब देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को कि सुदीरमन कप का संबंध किस खेल से है। देखो ऐसे क्वेश्चन बहुत बार परीक्षाओं में रैंडम क्वेश्चन देखने को मिलते हैं कि जो आपका सुदीरमन कप है उसका संबंध जो है वो किस खेल से है, इस बात का आपको पता होना चाहिए। तो अगर बात की जाए सुदीरमन कप की, तो जो सुदीरमन कप है वो बैडमिंटन से संबंधित है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए जो सुदीरमन कप है ये साल में 2 साल में एक बार आयोजित होता है। याद रखना कितने वर्ष बाद ये सुदीरमन कप होता है? 2 साल में एक बार आयोजित होता है। और सुदीरमन कप की जो स्थापना है वो याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है,
परीक्षाओं में पूछा जाता है 1989 कब की गई थी। 1989 में जो है ये बैडमिंटन के सुदीरमन कप जो है इसकी स्थापना की जाती है। इसके अलावा बैडमिंटन के और बहुत सारे कप है, जैसे कि उबेर कप। क्वेश्चन आएगा सीधा, उबेर कप किससे संबंधित है, तो उबेर कप जो है वो बैडमिंटन से संबंधित है। आपका थॉमस कप, ये भी बैडमिंटन से संबंधित है। आपका चड्डा कप बहुत बार पूछा गया है, चड्डा कप, भाई चड्डा कप किससे संबंधित है, तो चड्डा कप भी आपका बैडमिंटन से है। और ओलंपियन चैलेंजर कप, तो याद रखना ओलंपियन चैलेंजर कप भी आपका बैडमिंटन से ही संबंधित है। तो बैडमिंटन से संबंधित जो कप मैंने आपको बताया, जैसे कि आपका सुदीरमन हो गया, आपका थॉमस कप हो गया, उबेर कप हो गया, चड्डा कप हो गया, ओलंपियन चैलेंजर कप हो गया, योनेक्स कप। योनेक्स कप भी किससे संबंधित है, बैडमिंटन से संबंधित है। ऑप्शन में टेबल टेनिस दिया है, टेबल टेनिस के बहुत ज़्यादा कप होते हैं, जैसे कि जयलक्ष्मी कप। जयलक्ष्मी कप एक टेनिस का ही कप है और ये महिलाओं के लिए होता है। दूसरा इसका एक और है, जैसे कि वर्ना ब्लैक कप। वर्ना ब्लैक कप ये भी जो है वो टेबल टेनिस से ही संबंधित है। उसी प्रकार कार्बिलोन कप, ये भी जो है वो टेबल टेनिस से ही संबंधित है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको याद रखने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फुटबॉल और क्रिकेट सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। जैसे फुटबॉल से की अगर मैं बात करूँ, फुटबॉल के बहुत सारे कप, जैसे कि संतोष ट्रॉफी। भाई संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है। आपने याद रखना है बेगम हजरत महल कप, ये भी फुटबॉल से है। आपका बिल्ड कप, ये भी फुटबॉल से है। फीफा कप, ये भी फुटबॉल से है। आपका टॉड मेमोरियल कप, ये भी फुटबॉल से है। ये सारे के सारे कप जो मैंने आपको बताए, रोवर्ट्स कप, डूरंड कप, ये सारे के सारे जो है वो किससे है। चाहे आपका डूरंड बहुत बार पूछा गया है, डूरंड कप भी आपका फुटबॉल से है संबंधित है। तो ये सारे कप आपको याद रखने हैं। तो क्रिकेट की अगर मैं बात करूँ तो क्रिकेट में आपका जैसे रणजी ट्रॉफी होता है, आपका ईरानी ट्रॉफी होता है, दिलीप ट्रॉफी होता है, सीके नायडू ट्रॉफी होता है, देवधर ट्रॉफी होता है, रणजी ट्रॉफी होता है। तो आपने सारी ट्रॉफी, या रानी झांसी ट्रॉफी, ये भी क्रिकेट से है। जैसे आपने याद रखना है रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, दलीप ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, ये सारी की सारी ट्रॉफी जो है वो किससे संबंधित है भाई, और रानी झांसी ट्रॉफी, ये सारी की सारी क्रिकेट से संबंधित है। विजय हजारे ट्रॉफी, ये सारे के सारे जो कप है वो क्रिकेट से संबंधित है। इस बात को आपने याद रखना है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। अगला जो क्वेश्चन यहाँ पर है कि लीडर समाचार पत्र का संबंध किस महान स्वतंत्रता सेनानी से है। जब बिल्कुल एक समाचार पत्र है और जिस समाचार पत्र का नाम है लीडर का जो संबंध है वो एम मालवीय से है, मतलब कि मदन मोहन मालवीय से है। लीडर जो समाचार पत्र है ये मदन मोहन मालवीय का एक अंग्रेजी जो है दैनिक जो है ये समाचार पत्र था। इस बात को आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। मदन मोहन मालवीय की बात करते हैं, इनके द्वारा लीडर ही एक समाचार पत्र जो नहीं लाया गया था, इनके द्वारा बहुत सारी जो है दैनिक पत्रिकाएं और पत्रिकाएं लाई गई थी। अगर मैं मदन मोहन मालवीय की बात करता हूँ तो इनके द्वारा अबुध्य जो है वो एक पत्रिका लाई गई थी, वो किसके द्वारा, मदन मोहन मालवीय के द्वारा। लीडर भी इनके द्वारा ही लाई गई थी, इस बात को आपने याद रखना है। मर्यादा बहुत बार पूछा गया था, मर्यादा समाचार पत्र, तो मर्यादा भी जो है वो इनके द्वारा ही लाया गया था, इस बात को आपने याद रखना है। सनातन धर्म, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सनातन धर्म भी, तो सनातन धर्म भी जो है वो इनके द्वारा ही लाया गया था, इस बात को आप याद रखें। हरिचंद पत्रिका, ये भी मदन मोहन मालवीय के द्वारा लाई गई थी। और हिंदी प्रदीप ये भी जो है किसके द्वारा लाई गई थी, मदन मोहन मालवीय के द्वारा ही लाई गई थी। तो ये सारी जो पत्रिकाएं थी, चाहे आपका अबुध्य है, आपका लीडर है, मर्यादा है, सनातन धर्म है, हरिचंद पत्रिका है, आपकी हिंदी प्रदीप है, ये सारी की सारी पत्रिकाएं जो है वो मदन मोहन मालवीय के द्वारा लाई गई थी। ऑप्शन में सुभाष चंद्र बोस भी दिया है, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा भी बहुत सारी पत्रिकाएं लाई गई थी, जैसे कि इनके द्वारा एक स्वराज नामक अखबार लाया गया था, और इस स्वराज नामक पत्रिका को जो है इन्होंने 1922 में चलाया था। और इनके द्वारा एक फॉरवर्ड ब्लॉक, देखो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना तो 1939 में इन्होंने की थी, लेकिन फॉरवर्ड ब्लॉक नाम का एक न्यूज़पेपर भी इनके द्वारा, पत्रिका भी जिसको मैं कहूँगा एक समाचार पत्र अखबार जो है ये भी इनके द्वारा लाया गया था। फॉरवर्ड ब्लॉक जिसको नाम दिया था ये भी इनके द्वारा ही लाया गया था। इनकी कुछ बुक्स है जो टेट परीक्षाओं में बहुत पूछी जाती है सुभाष चंद्र बोस की, जैसे कि द इंडियन स्ट्रगल एंड इंडियन पिलग्रिमेज। तो याद रखना कि द इंडियन स्ट्रगल ये किसकी बुक है, सुभाष चंद्र बोस की है, और एन इंडियन पिलग्रिमेज ये किसकी बुक है, सुभाष चंद्र बोस की है। तो ये भी आपको याद रखना है। इनके नारे भी टेट में पूछे जाते हैं, जैसे कि जय हिंद, दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो याद रखना ये आपको किसने बोला, जय हिंद, दिल्ली चलो, और फिर बोला दिल्ली ले जाके बोला तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये सारे के सारे नारे जो है वो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिए गए थे। ऑप्शन में तो गोपाल कृष्ण गोखले भी दिया है। गोपाल कृष्ण गोखले, पहला तो नॉर्मल क्वेश्चन जो टेट परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। जी हाँ बिल्कुल, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा कौन सा न्यूज़पेपर चलाया जाता है, तो इनके द्वारा एक हितवाद, कौन सा भाई,
हितवाद नामक। ऐसे क्वेश्चन इस बार आपका टेट क्लियर 100% होगा। क्यों क्लियर होगा? अगर आपको वीडियो कम पड़ रही तो आप नवंबर वाली वीडियो मेरी ज़रूर देख सकते हैं, क्योंकि नवंबर वाली वीडियो और ये वाली वीडियो ना जून वाली, क्योंकि इस बार वीडियो बहुत ज़्यादा बन रही है। तो हितवाद की अगर मैं बात करता हूँ तो हितवाद जो है वो किसके द्वारा लाया गया था? ये जो है एक अंग्रेजी दैनिक समाचार था और इसको इन्होंने 1911 में चलाया था। कहाँ पे चलाया था? नागपुर में। तो नागपुर का ये पहला और अंतिम था भाई। हितवाद जो है वो किसके द्वारा चलाया गया था? न्यूज़पेपर पत्रिका थी, ये चलाई थी गोपाल कृष्ण गोखले। यहाँ पर मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की भी बात होती है, तो इनके द्वारा अल हिलाल नामक साप्ताहिक पत्रिका, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, अल हिलाल नामक साप्ताहिक, अल हिलाल क्या नाम है? अल हिलाल नामक साप्ताहिक पत्रिका जो है वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा लाई गई थी। इस बात को भी आपने याद रखना है। तो सारी बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारी बातें आपको याद रखनी पड़ेगी। जितनी एक्स्ट्रा बातें मैं आपको बोल रहा हूँ ना, जो चीज़ आपको आती है ना वो चीज़ आप आसान मत सोचिए, लेकिन जो चीज़ आती नहीं है उस चीज़ को ज़रूर नोट करिए। जो चीज़ मैं एक्स्ट्रा आपको बताता हूँ, इस वीडियो का जो सबसे बड़ा जो रोल है वो एक्स्ट्रा चीज़ें है। अगर कोई दूसरा भी एक्स्ट्रा चीज़ें ऐसी वीडियोज़ बनाना चाहता है तो उनको ना मेहनत आपको करनी पड़ेगी, और इस प्रकार की मेहनत बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है इस प्रकार की चीज़ों को आपके सामने लाना। एक वीडियो को बनाने में कम से कम 2 घंटे लग जाते हैं। भारतीय स्वशासन का पितामह किसे कहा जाता है? जी हाँ, बिल्कुल। क्वेश्चन बहुत ही, देखिए मैं वो क्वेश्चन है जो मैं आपको टेट परीक्षाओं के लिए बहुत दफ़ा जो है करवाता रहता हूँ। क्वेश्चन है कि जो भारतीय स्वशासन का पिता है वो किसको कहा जाता है? नॉर्मल क्वेश्चन है, लेकिन ये नॉर्मल उतना नॉर्मल भी नहीं है कि आपको नॉर्मल लगेगा। भारतीय स्वशासन का पितामह जो है वो लॉर्ड रिपन। किसको कहते हैं? फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, बहुत बार करवाया है भाई, किसको कहते हैं? लॉर्ड रिपन। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछेगा कि इनका कार्यकाल कब से कब तक था। तो इनका जो कार्यकाल है वो 1880 से 1884 के बीच में था। सर ये बात भी क्लियर हो गई। अब दूसरी बात, इनके समय में ही पहली नियमित जनगणना, जी हाँ बिल्कुल, जो 10 साल बाद जो जनगणना हुई थी जिसको बोलते हैं नियमित दशकीय जनगणना, वो किसके समय हुई थी? तो ये 1881 में इनके ही समय हुई थी। इस बात को आपने याद रखना है। इनके समय में ही हंटर आयोग जो है वो आया था। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की समाप्ति, याद रखना, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की समाप्ति भारत में किसके द्वारा? तो ये लॉर्ड रिपन के द्वारा ही इसको समाप्त किया गया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में VPA लिख रहा हूँ, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इसका नाम है, और इसकी समाप्ति जो है वो लॉर्ड रिपन के द्वारा की गई थी। इल्बर्ट विल विवाद, जी हाँ ऐसा क्वेश्चन टेट में आ सकता है, यूनिक क्वेश्चन, कि इल्बर्ट विल विवाद जो है वो किसके समय आया था? तो याद रखना ये किसके समय हुआ था? ये भी लॉर्ड रिपन के समय हुआ था। इस बात को आपने याद रखना। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है एग्जामिनर कि रिपन को भारत की उद्धारक की संख्या, तो याद रखना भारत के उद्धारक के रूप में किसे जाना जाता है? तो भारत का जो उद्धारक है, जिसने भारत का उद्धार किया था, तो याद रखना ये लॉर्ड रिपन थे भाई। बहुत अच्छे काम किए थे इन्होंने भारत के लिए। 1880 से 84 के बीच में जो इनका कार्यकाल जो है वो ऐसा माना जाता है। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है, ये सारी बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में काम आने वाली है भाई। गवर्नर जनरल की बात नहीं हो रही है, वॉयसरॉय की बात हो रही है। लॉर्ड रिपन एक वॉयसरॉय थे, लॉर्ड कर्जन भी एक वॉयसरॉय थे। और अगर लॉर्ड कर्जन की बात की जाए, इनका जो कार्यकाल था वो 1899 से 1905, 1899 से 1905 जो है वो लॉर्ड कर्जन का। आप सभी लोग याद रखते हैं बंगाल का विभाजन, जी हाँ बिल्कुल, बंगाल का विभाजन आप सभी को पता है कि लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। लेकिन ऐसे क्वेश्चन आप उम्मीद मत करिए कि इतने आसान क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। 1905 में जो है वो लॉर्ड कर्जन का क्या हुआ था भाई? लॉर्ड कर्जन ने जो है बंगाल विभाजन किया था 1905 में। 1904 में इनके द्वारा जो है लॉर्ड कर्जन के द्वारा ही भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, तो याद रखना भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम भारत में कब आया? तो याद रखना ये 1904 में आया था भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम। इनके समय में ही, लॉर्ड कर्जन के समय में ही कलकत्ता में विक्टोरिया हॉल का निर्माण हुआ था। याद रखना कोलकाता में क्या हुआ था? विक्टोरिया हॉल का निर्माण। आपको पता होना चाहिए कि जो भारतीय पुरातत्व विभाग की जो स्थापना है वो किसके समय में हुई थी? तो भारतीय पुरातत्व विभाग की जो स्थापना है वो भी लॉर्ड कर्जन साहब के समय हुई थी। इस बात को आपने याद रखना है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन में ये तो हमने लॉर्ड कर्जन के बारे में और लॉर्ड रिपन के बारे में पढ़ लिया था, लेकिन ऑप्शन में लॉर्ड विलियम बेंटिंक भी दिया है भाई। लॉर्ड विलियम बेंटिंक एक बड़ा नाम है। लॉर्ड विलियम बेंटिंक की अगर मैं बात करता हूँ, इनका जो कार्यकाल था वो 1828 से 1835 के बीच में था। ये भारत के, याद रखना भाई, भारत के पहले गवर्नर जनरल, ऐसा क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है कि भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के पहले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिंक। इनके द्वारा राजा राम मोहन राय के साथ 1829 में क्या किया जाता है? सती प्रथा पर रोक लगाई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि सती प्रथा पर रोक किसने लगाई? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सहायता इनकी जो की थी, इनके साथ जो है वो रोक तो लगाई थी लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने, लेकिन उनकी सहायता जो है वो राजा राम मोहन राय ने इसके लिए
बहुत आवाज़ उठाई थी। थोड़ी देर पहले हम उनके बारे में पढ़ा भी था। दास प्रथा को रोकने के लिए जो है इन्होंने बहुत ज़्यादा कार्य किए थे लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने, तो इनका भी बड़ा नाम है। इनसे भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि भारत के प्रथम वायसराय कौन है। अभी हमने वायसराय 2 पढ़े, एक लॉर्ड रिपन पढ़ा, एक लॉर्ड कर्जन पढ़ा। अगर आपको पता होना चाहिए कि भारत का जो पहला वायसराय है वो है लॉर्ड कैनिंग। याद रखना भाई, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो है जिनको 1858 में भारत में वायसराय अधिनियम जो है आता है, और याद रखना भारत शासन अधिनियम के तहत 1858 में जो भारत में आता है, इसमें जो है लॉर्ड कैनिंग को भारत का पहला वायसराय बना दिया जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। सारे क्वेश्चन ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन को सुनोगे पढ़ोगे वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगर आपको ये मेरी वीडियो जो है वो फास्ट लगती है तो आप इनको स्लो भी सुन सकते हैं। टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं, बस आपने बस पढ़ना है। और जो व्यक्ति अपनी पढ़ाई पे ध्यान देता है वो जो है वो उसको कामयाबी जो है उससे ज़्यादा दूर नहीं होती। कामयाबी उसको जो है वो बहुत जल्दी उसको हासिल कर लेता है वो व्यक्ति। और टेट की परीक्षा कोई पास करना बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं वो बच्चे बोल रहा हूँ 289 हमारे बैच से निकले जिन्होंने हमसे कोचिंग ली थी। भाई इसके अलावा यूट्यूब से तो हमारे पास बहुत बच्चे हैं, हज़ारों बच्चे जिन्होंने यूट्यूब से हमारा टेट जो है वो क्वालिफाई किया होगा हमारे चैनल को पढ़ के। तो क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए। जब आपको पहला होगा तो दूसरा तो पता होगा ही होगा। अब जो पहला यहाँ पे सबसे बड़ा है एशिया। आप सभी लोग जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा जो महाद्वीप है, सबसे बड़ा जो कॉन्टिनेंट है वो एशिया है। दूसरा जो सबसे बड़ा है वो है अफ्रीका, और तीसरा जो सबसे बड़ा है वो है उत्तरी अमेरिका, और चौथा जो है वो कौन सा है, दक्षिणी अमेरिका है। और पांचवा जो है वो कौन सा है, तो पांचवा है आपका अंटार्कटिका, छठा है यूरोप, और सातवां है आपका ऑस्ट्रेलिया। तो मैं विद मैप आपको यहाँ से दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ पर मैप की बात करता हूँ तो सबसे बड़ा जो आप यहाँ पर देख रहे होंगे, सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो एशिया है। कौन सा है भाई सबसे बड़ा, आपको देख रहा होगा ये पूरा का पूरा जहाँ जिसके अंदर भारत भी आता है, यह एशिया महाद्वीप। दूसरा मैंने बोला अफ्रीका, ये आपका सॉरी ये है आपका अफ्रीका, ये आपका अफ्रीका महाद्वीप। और फिर बोला मैंने आपको कौन सा, उत्तरी अमेरिका, फिर है आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, फिर है दक्षिणी अमेरिका चौथा सबसे बड़ा। मैं नंबरिंग कर लेता हूँ। दूसरा है अफ्रीका, तीसरा है उत्तरी अमेरिका, चौथा आपका कौन सा है, चौथा जो मैंने आपको बोला चौथा है आपका दक्षिणी अमेरिका। और अगर पाँचवें की मैं बात कर अगर मैं पाँचवें की बात करता हूँ तो पाँचवा है आपका अंटार्कटिका, बिल्कुल नीचे है, जिसको हम साउथर्न ओशियन भी बोलते हैं, अंटार्कटिका। छठा है आपका यूरोप, छठा कौन सा है भाई, आपका यूरोप कॉन्टिनेंट है। और सातवां जो आपका है वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो है सबसे छोटा महाद्वीप है। तो एक पे आपका कौन सा है, एशिया है, दूसरे पे अफ्रीका है, तीसरे पे आपका कौन सा है, तीसरे पे जो आपका कॉन्टिनेंट है वो नॉर्थ अमेरिका है, चौथे पे साउथ अमेरिका है, पांचवें पे जो है आपका अंटार्कटिका है, छठे पे यूरोप है, और सातवें पे ऑस्ट्रेलिया है। तो सारे के सारे आपको याद रखने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। सबसे बड़ा और सबसे छोटा तो आपको आना ही चाहिए। मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया। जी हाँ, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगर मोहम्मद गौरी की बात करें तो मोहम्मद गौरी के द्वारा जो है जयचंद को चंदावर के युद्ध में जो है वो पराजित किया जाता है। कब किया जाता है, क्वेश्चन ये भी आता है। तो ये जो युद्ध हुआ था वो 1194 में। कब हुआ था, 1194 में चंदावर की लड़ाई होती है, इस बात को आपने याद रखना है। तराइन का पहला युद्ध 1191 में होता है, और इस युद्ध में जो है वो ये युद्ध जो है वो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में होता है, और इस युद्ध में जो है मोहम्मद गौरी की हार होती है। लेकिन दूसरा युद्ध भी तराइन का 1 साल बाद होता है 1192 में। ये भी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच होता है। लेकिन इस युद्ध में क्या करता है, जयचंद मोहम्मद गौरी की सहायता करता है तराइन के दूसरे युद्ध में, और जिसके कारण पृथ्वीराज चौहान इस युद्ध में हार जाता है। पहले युद्ध में जीत जाते हैं, दूसरे युद्ध में जयचंद के कारण हार जाते हैं, और तीसरा युद्ध फिर से मोहम्मद गौरी अब क्या करता है, जैसे को तैसा 1194 में जयचंद के साथ ही युद्ध लड़ता है। कौन सा युद्ध, चंदेरी का युद्ध। तो आपको ये चंदावर का युद्ध। तो आपको ये सारे के सारे याद रखने हैं। 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें हर हर महादेव। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, हर हर महादेव।